दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भावनाओं का हमारे पैसे पर कितना प्रभाव होता है। लेखक मॉर्गन हाउसल ने इसी सवाल पर अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में चर्चा की है। यह एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझ ले तो बहुत सारा धन अट्रैक्ट कर सकता है। पैसा रेयर नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैसे के मनोविज्ञान के बारे में, जो कि मानव और पैसे के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर ध्यान देती है। आइए इस वीडियो में हम उनके मुख्य विचारों पर बात करें और देखें कि कैसे हम अपने मनी मैनेजमेंट में सही दिशा में बदलाव ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द यूटिलिटी ऑफ मनी। धन की उपयोगिता। धन को समय के साथ इकट्ठा करने का एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन का सही इस्तेमाल करने की क्या सही विधि है? जब हम धन कमाते जाते हैं तो धन के महत्व को समझना जरूरी होता है, लेकिन धन के बढ़ने के साथ साथ आने वाले एडिशनल धन की उपयोगिता कम होती जाती है। यदि कोई व्यक्ति पहले 10,000 रुपए कमाता है और फिर 15,000 कमाने लगता है, तो इस अतिरिक्त 5,000 से वह अपने जीवन में कई सार्थक सुधार कर सकता है, जैसे खाने की क्वालिटी में सुधार करना, बेहतर डॉक्टर का चयन करना और बेहतर रहने के लिए खुली जगह में रहना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए हर महीने कमाता है और फिर वह 15 लाख कमाने लगे, तो उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाएगा। धन का सबसे बड़ा उपयोग होता है फ्रीडम का संचार करना। पैसे की सही उपयोगिता यही है कि वे आपको इंडिपेंडेंट बनाए। ध्यान रखें कि हम सकारात्मक सुधारों की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सोने की थाली में खाना खाने लगे या बहुमूल्य गाड़ी में घूमने लगे, तो यह उसके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं लाएगा। धन को सावधानी से उपयोग करें, क्योंकि एक सीमा के बाद एडिशनल धन से आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि वे आपको स्वतंत्र बनाए, आपको अपने पसंद का काम करने की आजादी दे और अपने जीवन को स्वतंत्र तरीके से जीने का मौका दे। धन की उपयोगिता हमारे लिए कई कारकों में महत्वपूर्ण है, जैसे सुरक्षा। धन के होने से हमारे पास आर्थिक सुरक्षा होती है। अच्छे धन के संग्रह के कारण हम अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित और सुखी भविष्य की योजना बना सकते हैं। स्वतंत्रता। धन के प्राप्त होने से हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सकते हैं। ये हमें अपने जीवन को कंट्रोल में रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देता है। सोशल स्टेटस। धन के माध्यम से हम अपने सोशल स्टेटस को मजबूत कर सकते हैं। ये हमें समाज में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है। स्टडी एंड डेवलपमेंट। धन के प्राप्त होने से हम हायर एजुकेशन के लिए आवश्यक रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्किल्स और एबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। आर्थिक विकास। धन की उपयोगिता से हम अपने आर्थिक विकास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। नंबर 2, सोशल कंपैरिजन। सामाजिक मिलान। आपका पहला कदम है अपनी जरूरतों को समझना। धन की उपयोगिता पर विचार करने से पहले आपको अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, ये जानना जरूरी है। धन कमाने का उद्देश्य केवल अनगिनत धन का इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी एक्चुअल नीड्स और गोल्स को पूरा करने के लिए होना चाहिए। अपने जीवन के इम्पोर्टेंट एरियाज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी इनकम को कंट्रोल रखना चाहिए। यह आपकी आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करेगा और आपको धन की उपयोगिता को सही ढंग से समझने में मदद करेगा। सामाजिक तुलना से अपने आप को तुलना करने के बजाय आपको अपने स्वार्थों, सपनों और आवश्यकताओं के प्रति सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना चाहिए। यह आपको वास्तविक संतोष और सक्सेस की दिशा में ले जाएगा। धन की उपयोगिता को समझने का मतलब है अपने जीवन को बैलेंस और संवेदनशीलता से जीना और सपनों को पूरा करने के लिए धन का उपयोग करना। इस तरह से आप न केवल अपनी आत्मा को प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में भी पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे। सामाजिक तुलना फाइनेंस में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपनी आर्थिक स्थिति को समझने और अपने फाइनेंशियल गोल को साबित करने में मदद करता है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करते हैं, तो हम उनके साथ अपने लक्ष्यों और सपनों को तुलना कर सकते हैं। ये हमें फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन को समझने में मदद करता है। इसके अलावा सामाजिक तुलना हमें अपने फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करती है और हमें बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में सहायक होती है। नंबर 3, द इम्पैक्ट ऑफ लक। भाग्य का प्रभाव।
क्या आपने कभी सोचा है कि धन की प्राप्ति में कितना हिस्सा भाग्य और जोखिम का होता है? जी हाँ, बिल गेट्स की सफलता के पीछे भी भाग्य का बहुत बड़ा योगदान है। सोचिए, 1968 में कितने कम लोगों को कंप्यूटर और उसके उपयोग का ज्ञान था। उस समय जब कंप्यूटर शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं आता था, तब भी एक हाई स्कूल था जो अपने छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर बिल गेट्स का प्रथम परिचय हुआ, जहाँ उन्होंने कंप्यूटर के साथ सीखना शुरू किया। और बाकी, जैसे कहा जाता है, इतिहास बदल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस हाई स्कूल में कितने ही बच्चे होते थे जो कंप्यूटर के उपयोग का अनुभव कर पाते? केवल 300 बच्चे ही थे जो उस हाई स्कूल में गए और उनमें से एक थे बिल गेट्स। इससे स्पष्ट होता है कि हर किसी की किस्मत में ऐसी क्षमता नहीं होती है जिससे उन्हें उस समय कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि धन की प्राप्ति और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बस भाग्य ही काफी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धन की प्राप्ति में भाग्य का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन सफलता के लिए आपको सही दिशा में कठिन परिश्रम और संघर्ष करना होता है। अगर आप भी धन की प्राप्ति और फाइनेंशियल सक्सेस की ओर अपना कदम रखना चाहते हैं, तो आपको भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको वहां पहुंचने के लिए सही दिशा और मेहनत का सहारा लेना होगा। ये बिल्कुल सच है कि बड़े बड़े अरबपतियों से प्रेरणा लेने के बजाय हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और संघर्ष के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया है। वे लोग जो सही दिशा में अपना काम करते रहे और मेहनत से धन प्राप्त करते हैं। नंबर 4, द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दीर्घकालिक निवेश का मनोवैज्ञानिक असर। पिछले पॉइंट्स में हमने बात की कि धन प्राप्ति और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डिफरेंट तरीकों को विचार किया जा सकता है, जिनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक महत्वपूर्ण उपाय है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने में साइकोलॉजिकल चैलेंजेस और प्रेशर हो सकता है? वैसे तो धन की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के कई लाभ होते हैं, लेकिन इसके साथ ही मानसिक प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के दौरान विभिन्न बाधाएं और चुनौतियां आ सकती हैं जो इन्वेस्टर्स को प्रभावित कर सकती हैं। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने दिखाया कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हुए भी व्यक्ति सक्सेस के मार्ग पर चल सकता है। उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का रेट 20% है, जो काफी उत्तम है, लेकिन ये कई बारीकियों से इन्वेस्ट करने की कला में संचित है। धन की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे इन्वेस्ट करने का महत्व है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लाभों को भी वहां तक पहुंचाने के लिए लंबे समय तक धैर्य और संघर्ष करना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के फायदे हैं, लेकिन इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आने वाली चुनौतियों को भी नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। मार्केट में आने वाली अनियंत्रित घटनाओं के कारण इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धन की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के फायदे और नुकसानों को ध्यान में रखकर उचित इन्वेस्टमेंट के लिए सही तरीके से तैयार रहना आवश्यक है। इसके लिए सही जानकारी, समझ और धैर्य की आवश्यकता है। तभी इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक स्थिरता और सफलता की दिशा में अग्रसर हो सकता है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। लंबी अवधि का निवेश सुरक्षित निवेश नहीं है। जब लोग बाजार में लंबे समय तक इन्वेस्ट करने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें अक्सर यह धारणा होती है कि उनके सभी शेयर्स या स्टॉक्स लंबे समय में ही अच्छा मुनाफा देंगे। लेकिन ये सोच गलत हो सकती है। एक उदाहरण के रूप में वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को देखते हुए हम देख सकते हैं कि उनके स्टॉक्स ने ही बहुत अधिक मुनाफा दिया है। इसके अलावा बफेट के साथी चार्ली मुंगर ने भी बताया है कि अगर आप अपने कुछ चुने हुए निवेश हटा दें, तो उनकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी उत्तम रहेगा। इस बात को समझने के लिए कि बड़ी नामी कंपनियां भी असफल हो सकती हैं, हम इतिहास की कुछ मामलों को देख सकते हैं, जैसे कि एटलस साइकिल, वीडियोकॉन और यस बैंक जैसे बड़े नामों के स्टॉक की कीमतें कैसे गिरी हैं। लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ सावधान रहना चाहिए, क्योंकि निर्णय गलत हो सकते हैं। लेकिन यदि कुछ इन्वेस्टमेंट चुनाव सफल हो जाते हैं, तो उनसे काफी लाभ मिल सकता है। इस बुक के माध्यम से हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी। ये हमें ये सिखाती है कि हम पैसे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो हमें अमीर या गरीब बनाता है। हमें पैसे बचाना और उन्हें लंबे समय तक निवेश करने की आदत बनानी होगी। हमारे जीवन को चलाने में कुछ अदृश्य शक्तियों का भी योगदान होता है, इसलिए हमें हर गलती से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज हम खरीद नहीं सकते, उसे खरीदने की भावना से दूर रहना चाहिए।
और अंततः परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।